हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अग्नि बैच के इस लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए स्टेज 1 सेक्शन 2 फिजिक्स के चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन को। यह यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 4 होगा। इससे पहले हमने यूनिट एंड डायमेंशन पे 3 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। जितने भी आपको लेक्चर्स करवाया जा रहा है यूनिट एंड डायमेंशंस के, जो भी क्वेश्चंस करवाया जा रहा है, उन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और यहाँ से उस क्वेश्चंस को सीखना है कि हम उस क्वेश्चंस को बनाते कैसे हैं, और आपको भी उसी प्रकार से अपने एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है। रटना बिल्कुल नहीं है। जो हम कंसेप्ट दे रहे हैं, अगर उस कंसेप्ट को आप अच्छे से सीख लेते हैं तो डेफिनेट तौर पर आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसको आप बना पाइएगा। हमारे इस अग्नि बैच के सारे वीडियोज लेक्चर्स को और प्रीवियस बैचेस के सारे वीडियोज लेक्चर्स को देखिए, और साथ ही साथ आपके पास जो भी बुक्स है उसको फॉलो कीजिए। इतना करके जाते हैं तो डेफिनेट तौर पे आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन जरूर होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, जो भी डायमेंशन और यूनिट के क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब क्यों अच्छे क्वेश्चंस आते हैं? अब वहाँ पे आपको फोर्स का, एनर्जी का डायमेंशन तो नहीं पूछ सकता ना, क्योंकि ये सभी के डायमेंशन और इन सभी के यूनिट आमतौर पे हर जगह देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और सभी बच्चों को याद भी रहते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि जो सभी को ही याद रहे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी हो। ऐसा क्वेश्चन देने का मतलब यह नहीं होता है कि किसी से नहीं बने, वो सब किसी से नहीं बने ऐसा नहीं, वो सभी से बने। वो चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस को सभी लोग बनाएं, लेकिन क्वेश्चंस क्या हो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला हो। ठीक है, तभी क्या हो, उस क्वेश्चंस का मजा भी है। ठीक है, अब फोर्स का डायमेंशन तो आपसे वहाँ से पूछ नहीं लेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। इस तरह से तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बना देंगे, तो क्या होगा, आपको उनको छांटने में परेशानी होगी, वो समझ नहीं पाएंगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है। ठीक है, तो वहाँ पे तो स्पेलिंग चेक नहीं कर रहे हैं, कोई एफ ऐसे लिख दिया, कोई एफ ऐसे लिख दिया, कोई एफ सुंदर से लिखा तो सुंदर वाले को ज़्यादा नंबर मिल गया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। वहाँ तो सिर्फ ऑप्शन में टिक लगाना है। तो इस कारण से जब भी यूनिट डायमेंशनल क्वेश्चन पूछेगा तो आपके सिलेबस से ही पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको जानेगा कि हाँ, आप उस पार्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं या फिर उसकी समझ रखते हैं या फिर नहीं रखते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन MLT&C कूलम इज गिवन एज। ठीक है, कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आपको बताना है किसमें, MLT&C यानी मास, लेंथ, टाइम और कूलम में। ठीक है, तो आप कैसे बताइएगा मैग्नेटिक फील्ड का, आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन? तो आपको हमने हमेशा बताया है कि जिसके भी डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाए तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यह फार्मूला ढूंढिए, ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिस फार्मूला में आपको वह क्वांटिटी मौजूद हो जिसका कि डायमेंशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड करना है, तो हम ऐसा फार्मूला ढूंढेंगे जिसमें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। जैसे आपने पढ़ा होगा फार्मूला, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू क्यू भी पी। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्यू भी, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से मूव करने वाला क्यू चार्ज पार्टिकल के पे जो फोर्स लगता है उसे हम F इक्वल टू क्यू भी लिखते हैं। ठीक है, क्यू भी साइन थीटा लिखते हैं, तो साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू क्यू भी लिखेंगे। तो ये अगर फार्मूला आपको पता होगा तो यहाँ पे आपको B जो दिख रहा है, ये B का वैल्यू क्या निकल जाएगा, F अपॉन क्यू भी। ठीक है, और यही क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक MAGNETIC। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इसी का आपको क्या पूछना है, डायमेंशन पूछ रहा है। तो फोर्स अपॉन क्यू भी है, तो हम बी को क्या करेंगे, इस तरह ब्रैकेट में डालेंगे, क्योंकि जिसके भी डायमेंशन निकालने होते हैं उसको ब्रैकेट में डालते हैं। देन फिर फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है MLT⁻²। देन फिर क्या है, क्यू को हम क्यू इक्वल टू हम IT लिखते हैं, क्यू इक्वल टू हम IT लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कूलम में ही निकालना है, सी में ही निकालना है, कूलम में ही निकालना है, तो आपको उसको I और T के टर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली C लिख देंगे, और भी क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या होगा, LT⁻²। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कुछ कट रहा है, L से L कट जाएगा, और T पे एक T-1 टाइम्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, M के बाद क्या बचेगा, T पे पावर -1, MT पे पावर -1 और C पे पावर -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका B का डायमेंशन हो जाएगा चार्ज के टर्म में। किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में B का डायमेंशन यह हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर C क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको बनाना है, समझ रहे हैं। जिसके भी आपको डायमेंशन निकालने हैं उसके रिगार्डिंग आपको ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें कि वह क्वांटिटी प्रेजेंट हो, और जब वह क्वांटिटी निकल जाएगा तो और सभी का आप डायमेंशन डालिएगा, उस क्वांटिटी का डायमेंशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि द डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज।
ठीक है, सेल्फ इंडक्शन आर। कहा जा रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शंस का डायमेंशन, तो सेल्फ इंडक्शंस को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्शंस को हम लिखते कैसे हैं। तो सेल्फ इंडक्शन को हम एल से डिनोट करते हैं, किससे? सेल्फ इंडक्शन को हम एल से डिनोट करते हैं। और आपने फार्मूला पढ़ा होगा कि आपको ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें कि क्या हो, हमारा एल प्रेजेंट हो। तो आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी होता है इंडक्टर में, एनर्जी जो स्टोर होता है इंडक्टर में, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है। एनर्जी जो स्टोर होता है इंडक्टर में वो कितना होता है, वो होता है हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। क्या होता है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, जहाँ पे एल जो होता है यही होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, जिसे कि हम सेल्फ इंडक्शन के नाम से जानते हैं। क्या होता है, एल जो होता है क्या होता है आपका सेल्फ इंडक्शन होता है। क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है, या फिर सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस आई क्या है, ये आपका करंट है, ठीक है सॉरी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको एल का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो एनर्जी को ई लिख देते हैं हम। तो चलिए यहाँ पे ई को यू से डिनोट करते हैं इसको, एनर्जी को यू इक्वल टू क्या होता है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर। तो एल का वैल्यू निकाल लेंगे, क्या हो गया आपका 2u अपॉन आई स्क्वायर। क्या हो गया, एल का वैल्यू 2u अपॉन आई का स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे एल का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो एल को ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, u है, u क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2। और देन फिर नीचे क्या है आपका l है, सॉरी आई है। आई क्या होता है, करंट होता है। करंट का क्या होता है, एम्पियर है, यानी a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आपका इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे। तो ये होगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 ए पे पावर -2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 ए पे पावर -2। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना पड़ता है, आपको इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना पड़ता है। जिसके भी डायमेंशन निकालने के लिए कहा जाए, आप ऐसा फार्मूला ढूंढिए जिसमें कि वो डायमेंशन प्रेजेंट हो, सॉरी वो आपके क्वांटिटी प्रेजेंट हो। जैसे ही वो क्वांटिटी आपको मिल जाएगा, देन फिर वहाँ से आप उसके डायमेंशन को डिराइव कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा जा रहा है कि द डिवीजन ऑफ एनर्जी बाई टाइम इज एक्स, ठीक है। कहा जा रहा है कि एनर्जी का टाइम से डिवीजन कर रहे हैं तो एक्स आ रहा है, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्स, तो एक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, तो देखिए एक्स जो है वो बराबर है किसके, एक्स इज इक्वल टू डिवीजन ऑफ एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी का टाइम के साथ डिवीजन, ठीक है। और एनर्जी का टाइम के साथ डिवीजन हमें क्या देता है, आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी का टाइम के साथ डिवीजन हमें पावर देता है। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हमें क्या देगा, पावर देगा, ठीक है। तो इस पावर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, या फिर एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2 और नीचे क्या है आपका टी है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी पे पावर -3। ऑप्शन मैच कर लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा है, एक्चुअल में ये बी है। आपसे कहा जा रहा है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्स इज सेम एज दैट ऑफ, कहा जा रहा है कि एक्स का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, तो ये पावर के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आपको ये निकालने का जरूरत भी नहीं था, इसको इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप पावर मार के निकल सकते थे, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी पर यूनिट टाइम हमें पावर ही देता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी। देखिए डायमेंशन के क्वेश्चंस करने से क्या होता है ना कि आपके लगभग फार्मूले रिवाइज हो जाते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस करने से आपके लगभग फार्मूले रिवाइज हो जाते हैं और सभी फार्मूले लगभग आपको याद रहते हैं। देखिए जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप बना नहीं पाइएगा यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए सारे फिजिक्स के फार्मूले और सारे फिजिक्स आपको अच्छे से पते होने चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी के बारे में कहा जा रहा है। तो मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम MOBILITY। मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू से। और मोबिलिटी जो होता है वो इक्वल होता है किसके, VD अपॉन क्या होता है आपका, VD अपॉन E, ठीक है। ये VD क्या है और E क्या है, तो VD जो होता है ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। देखिए वेलोसिटी ही है लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका कुछ अलग मतलब होता है। लेकिन समझिए कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी का डायमेंशन वेलोसिटी के तरह ही हो, या फिर वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो या फिर वो कोई दूसरा वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, कुछ भी वेलोसिटी हो, लेकिन वो जब भी रहेगा तो उसका डायमेंशन तो सेम ही रहेगा क्योंकि यह वेलोसिटी है। और नीचे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके हम यूनिट को लिखते हैं सबसे पहले। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकेंड,
मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है आपका ई है, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा कि वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है आपका, वोल्टेज इक्वल टू होता है, चलिए ई इक्वल टू होता है, ई इक्वल टू क्या होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बराबर होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। तो फोर्स का डायमेंशन यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट होगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या है नीचे चार्ज है, चार्ज का क्यू इक्वल टू क्या होता है आई इंटू टी होता है। तो यहाँ पे क्यू जो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्यू ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई इंटू टी। तो आई का क्या होगा एम्पियर होगा, और टी का क्या होगा, टी का सेकेंड होगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ कटेगा क्या, ये कट जाएगा आपका किससे, -1 टाइम्स कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, मीटर बच जाएगा, एम्पियर बच जाएगा, और ये नीचे वाला सेकेंड ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर एक सेकेंड बच जाएगा स्क्वायरिंग में, और नीचे क्या हो जाएगा आपका केजी बच जाएगा। अब आपको इसको डायमेंशन लिख लेना है, कैसे लिखेंगे, म्यू का डायमेंशन लिख देंगे यहाँ पे हम, देख लीजिए कैसे लिख देते हैं। ये आपका केजी है तो m पे पावर -1 हो जाएगा, देन फिर आपका मीटर है तो मीटर पे पावर 1 ही रह जाएगा, और MP सेकेंड पे पावर क्या है आपका, सेकेंड यानी टाइम पे पावर 2 हो जाएगा, और a है तो a का सिंपली a ही रह जाएगा। तो मैच कर लेंगे m-1 l t स्क्वायर a, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं m-1। अच्छा l कुछ कटेगा क्या, हाँ l देखिए l तो कट जाएगा ना, नीचे वाला m से ऊपर वाला m कट जाएगा, ठीक है। तो l को हटा देते हैं, चलिए अब मैच कर लीजिए m पे पावर -1 t स्क्वायर a, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि जब तक आपको फार्मूला प्रॉपर पता नहीं रहे, जब तक आपको नॉलेज नहीं रहेगा फिजिक्स का, तब तक आप यूनिट डायमेंशंस को क्वेश्चंस को भी नहीं बना पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इनमें से कौन सा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के करेक्ट डायमेंशंस को बता रहा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशंस को हमें अच्छे से बता रहा हो। तो देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ के बारे में, स्टोक्स लॉ आपने पढ़ा होगा। तो स्टोक्स लॉ के अनुसार F इक्वल टू क्या होता है 6 पाई ईटा R इंटू वी, ठीक है। जहाँ पे ये जो ईटा होता है यही आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से ईटा का वैल्यू निकालेंगे तो F/6 पाई आर वी हो जाता है, 6 पाई आर वी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जब डायमेंशन पूछा जा रहा है किसका, ईटा का, यानी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली अब हम यहाँ पे ईटा लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे फोर्स का डायमेंशन होता है m/l t पे पावर -2 अपॉन क्या है नीचे 6 पाई का, तो कोई डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि ये क्या है आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। आर का डायमेंशन होगा, आर क्या होता है आपका, आर रेडियस है, तो रेडियस का क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा, जिसे कि हम एल से लिखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं, इसको एल से लिखेंगे, और ये भी वेलोसिटी है जिसका एल टी पे पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। इसे काट खोट कीजिएगा, ठीक है। तो इसे काटने के बाद क्या आएगा, इसे काटने के बाद मिलेगा हमें m/l पे पावर -1 t पे पावर -2, टी पे पावर -2 नहीं, टी पे पावर -1 ही मिलेगा क्योंकि एक टी तो कट जाएगा ना, तो ये टी पे पावर -1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ईटा का हमें डायमेंशन मिल गया m/l पे पावर -1 टी पे पावर -1, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपको बनाना है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है, F = 6 पाई ईटा भार वी, ईटा R इंटू वी, ये स्टोक्स लॉ से आता है। तो ईटा का वैल्यू यहाँ से F/6 पाई आर वी, यहाँ से आप डिराइव कर लीजिए। नेक्स्ट आपका द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। कहा जा रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो रेशियो है वह इनमें से किसके डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। तो प्लैंक कांस्टेंट यहाँ पे लिखते हैं हम, प्लैंक कांस्टेंट, देन फिर क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका आपका क्या पूछा जा रहा है, इसका आपका रेशियो का डायमेंशन इनमें से किसके डायमेंशंस के बराबर होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा क्या कि NH/2 जो होता है वो क्या होता है आपके आई इंटू ओमेगा के, यानी एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, ठीक है। तो NH/2 ये किसके बराबर होता है, आई इंटू ओमेगा के। जैसे आपने पढ़ा होगा कि NH/2 जो होता है वो क्या होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के बराबर, यानी MVR के बराबर। जैसे आपने पढ़ा होगा NH/2 इज इक्वल टू क्या होता है MVR, ठीक है। ये आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स के आपके 12th के जो टॉपिक होते हैं, लगभग लास्ट से 1-2 पहले टॉपिक पढ़ने होते हैं,
मतलब सेकेंड लास्ट कह सकते हैं या फिर थर्ड लास्ट जो चैप्टर्स होते हैं आपके फिजिक्स के 12th क्लास के, तो उसमें आपको पढ़ने होते हैं कि एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, NH/2 के बराबर होता है। ये आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है, और एंगुलर मोमेंटम को एम वी आर के साथ साथ आप आई इंटू ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें आप ये जो एच होता है ये क्या होता है, यही आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से अगर हम एच अपॉन आई का रेशियो निकाले, एच अपॉन आई का रेशियो निकाले, तो ये हमें किसके बराबर देगा, ये हमें मिलेगा ओमेगा अपॉन क्या है, ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन एन, ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन एन देगा, ठीक है। तो देन फिर हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो ओमेगा होता है, एन तो क्या है आपका, ये एक नंबर होता है, ठीक है। तो इसका तो कोई क्वांटिटी होगा, कोई यूनिट होगा नहीं, 2 पाई का भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो एच अपॉन आई का यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के बराबर। और ओमेगा को हम 2 पाई इंटू एफ लिखते हैं, यानी 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई एफ कहने का मतलब फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ यानी 2 पाई तो एक कॉन्स्टेंट हो गया, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो गया, आपका एफ के बराबर। ये क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है आपका पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, T⁻⁻1, क्या होगा, T⁻⁻1। ऑप्शन मैच करेंगे, इसके डायमेंशन किसके बराबर हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको तभी निकल पाएगा, ये तभी आपको पॉसिबल होगा जब आपको अच्छे से नॉलेज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूला को लगाया है कि NH/2 इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने सारे फार्मूला को डिराइव किया है। देन फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा जा रहा है कि द सोलर कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, ठीक है। द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सोलर कांस्टेंट, ठीक है। सोलर कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला पूछा जा रहा है। तो सोलर कांस्टेंट, ठीक है, सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, एरिया इंटू सेकेंड, ऐसा दिया जा रहा है। तो इसका डायमेंशन निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सोलर कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इसका डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। अब तो ये सिंपल सा है, सोलर कांस्टेंट को इस तरह से डालेंगे इसके ब्रैकेट में, क्योंकि इसके डायमेंशन फाइंड करना है। एनर्जी का डायमेंशन होता है ml² T⁻⁻2, ml² T⁻⁻2। नीचे क्या है, एरिया का L² और सेकेंड का टाइम यानी T, ठीक है। तो L² से L² कट गया और ये किसके बराबर आ गया, ये आपका हो गया T⁻⁻3, ठीक है। और L को चलिए 0 कर देते हैं, ml⁻0 T⁻⁻3, ठीक है। ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर लेंगे, देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ml0 T⁻⁻3, ठीक है। तो देखिए कोई मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आपका मैच कर रहा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल एट एनी टाइम टी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए कहा जा रहा है कि कोई पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है दिए हुए इक्वेशन से, यानी एस इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस बी प्लस सी टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से कि वह क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से तभी जुड़ पाएगा जब दोनों के यूनिट और डायमेंशन सेम होंगे। जब सिंपली समझे कि जब दोनों के यूनिट सेम होंगे। तो यहाँ जो टी है वो बी से जुड़ रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि बी का जो डायमेंशन होगा या फिर बी का यूनिट होगा वो क्या होगा, टी के यूनिट से सेम होगा। तो जब यूनिट सेम होंगे तो डायमेंशन भी सेम होंगे, ठीक है। तो बी का यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, टी के, यानी ये ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करेंगे, एम पे पावर 0 इसको आप लिखिए, एम पे पावर 0 एल पे पावर 0 और टी, ठीक है, टी पे पावर 1 एम पे पावर 0 एल पे पावर 0 टी पे पावर 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको लॉजिक लगाना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस आर सेम एज वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड ई इज चार्ज। आपका जो रेसिस्टेंस होता है उसका डायमेंशन किसके बराबर होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस का डायमेंशन जो होता है वो किसके बराबर होगा। तो ये जो आपका एच जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सभी को चेक करके ही देखना पड़ेगा, सभी को क्या करना पड़ेगा, चेक करके देखना पड़ेगा कि आप कैसे इसको निकालिएगा। तो आप देखिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ई इक्वल टू एच इंटू न्यू। ई इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू होता है, ठीक है। तो न्यू क्या होता है आपका, न्यू क्या होता है आपका, ये आपका फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो ठीक है, ई इक्वल टू क्या होता है, एच इंटू न्यू, और न्यू क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो यहाँ से एच का जो वैल्यू निकला वो क्या निकला, ई अपॉन
न्यू, ठीक है, ई अपॉन न्यू निकला। देन फिर आपका ई क्या कहा जा रहा है, ई को चार्ज बताया जा रहा है, ई यानी क्या है, चार्ज है। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, आप इसको क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि इनमें से किसका डायमेंशन रेसिस्टेंस के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो आर इक्वल टू क्या हो गया, वी अपॉन आई हो गया, ठीक है। और वी जो है वो कैसे निकलेगा, वी का जो डायमेंशन होगा वो कैसे निकलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वी इक्वल टू क्या होता है, वर्क, क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, यानी वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। वी हमें यही देता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वी के जगह पर डाल देंगे हम डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यहाँ पे क्या है, आई का आई रहने देंगे, ठीक है। तो क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी। तो डब्ल्यू अपॉन क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू टी, आर का वैल्यू निकल गया, डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर इंटू टी। और डब्ल्यू को आप ई भी लिख सकते हैं, एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं कि अब हमारा जो डायमेंशन होगा वो इनमें से किसके बराबर होगा। तो एच का हमारा जो नीचे अगर ई होगा तो ये क्या होगा, आई ही रह जाएगा। अगर हमारा ई स्क्वायर वाला लेके देखते हैं, क्या करते हैं हम, ई स्क्वायर वाला लेके देखते हैं, तो एच अपॉन ई स्क्वायर वाला लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एच अपॉन ई स्क्वायर। तो एच का तो वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, ई एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिखेगा, फ्रीक्वेंसी को आप पर सेकेंड लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे हम, पर सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टी पे पावर -1 लिख देते हैं, ठीक है। पर सेकेंड यही होगा फ्रीक्वेंसी का यूनिट, तो टी पे पावर -1 लिख देते हैं। देन फिर क्या है, ई स्क्वायर है, यानी आई स्क्वायर और टी स्क्वायर, आई स्क्वायर और क्या है, टी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ई और ऊपर चल गया टी, और नीचे क्या हो गया, आई स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो एक टी से एक टी कट जाएगा, ये क्या होगा, ई अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी। तो एच अपॉन ई स्क्वायर क्या हो गया, ई अपॉन आई स्क्वायर इंटू टी, जो कि क्या है आपका बराबर है किसके, आपके आर के। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर है। देखिए इसको चेक करने का बहुत तरीका हो सकता था। आप क्या करते, सभी के अलग अलग डायमेंशन निकाल के देखते तो आपको वहाँ से पता चल जाता, और देन फिर आप रेसिस्टेंस के डायमेंशन निकालते और वहाँ से दोनों को मैच कर लेते, जिनके बराबर होते हैं वही क्या होता है, इसका आंसर होता है। लेकिन वहाँ पर आपको ये करने में समय लग जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों को डिराइव करना पड़ेगा एक ही फंडामेंटल टर्म्स में, ठीक है। जैसे कि एनर्जी में, आपके करेंट में और टाइम में, इस प्रकार से आपको इसमें डिराइव कर लीजिए दोनों क्वांटिटी को, और देन फिर आपको उसका सॉल्यूशंस फाइंड कर लीजिए। ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं, हमने आपको अप्रोच बताया है जो कि क्या है, एक सिंपलेस्ट अप्रोच है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि एल डिनोट्स द इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर थ्रू विच द करंट आई इज फ्लोइंग द डायमेंशन ऑफ एल आई स्क्वायर। एल आई स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा। तो अभी तुरंत हमने आपको पढ़ाया है कि एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज क्या होता है, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। तो एल आई स्क्वायर का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ यू के। तो 2 टाइम्स ऑफ यू कहने का मतलब ये क्या है, सिंपली एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी के बराबर, किसके बराबर, एनर्जी के बराबर। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ठीक है। तो मैच कर लेंगे, एम एल स्क्वायर टी पे पावर -2, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, इन सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। किसी प्रकार का आपको अगर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।